नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने नाथ साहित्य के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से आदिकाल के अंतर्गत आने वाले रासो साहित्य के बारे में। आशा करती हूँ कि पिछली सभी वीडियो को आपने देख लिया होगा और अच्छे से उसे याद कर लिया होगा। इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहें, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग मेरे चैनल के साथ पहले से जुड़े हुए हैं। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रासो साहित्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है, अर्थात वीर गाथा काल में ही उन्होंने रासो साहित्य के बारे में विस्तार से अपने हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक में बताया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बिसल देव रासो है। वीर गीत परंपरा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिसल देव रासो को माना है। विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से बताई है। यहाँ देख लेंगे कि कुछ विद्वानों ने रासो की जो उत्पत्ति हुई है वो किस मूल शब्द से हुई है उसके बारे में वो बताते हैं। गारसा दत्तासी मानते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से हुई है। हर प्रसाद शास्त्री के अनुसार राजयश से, नरोत्तम स्वामी के अनुसार रासक, कविराज श्यामल दास के अनुसार रहस्य, काशी प्रसाद जायसवाल के आधार पर रहस्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से माना है। नंद दुलारे वाजपेयी ने रास शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासक से इसकी उत्पत्ति मानी है जो एक उपरूपक के रूप में है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने राउस या रस से इसकी उत्पत्ति मानी है। दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त एवं गणपति चंद्र गुप्त, इन तीनों ने रासक शब्द से रासों की उत्पत्ति मानी है, जिनमें गणपति चंद्र गुप्त ने माना है कि रासक सबसे पहले मूल रूप में था जो धीरे धीरे क्रमशः रास, रासा, रासु और अंत में रासो बन गया। आगे हम देखेंगे कि रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार व रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार क्या क्या रही है, जिसमें दलपति विजय जिन्होंने खुमान रासो की रचना की 9वीं सदी में, ये वीर रस का ग्रंथ है, राजस्थानी भाषा में है और इसका काव्य रूप प्रबंध है। नरपति नाल कवि ने बिसल देव रासो की रचना की 1212वीं सदी में, श्रृंगार की रचना है और 4 खंड में है। वीर गीत है इसमें। आगे देखेंगे जगनीक ने परमाल रासों की रचना की जिसे आला खंड के नाम से भी जानते हैं। इसका समय 1230 ईस्वी है। ये वीर रस का काव्य है, वीर गीत है इसमें। आगे देखेंगे चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। यह वीर एवं श्रृंगार रस का प्रबंध काव्य है। 69 समय या सर्ग है इसमें। ये डिंगल भाषा का साहित्य है और प्रबंध काव्य है। ये 69 सर्ग या समय, इससे 2 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। पहला तो ये कि पृथ्वीराज रासो में जो सर्ग आते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे समय कहते हैं, और कितने हैं तो 69 समय या सर्ग हैं। आगे देखेंगे भट्ट केदार कवि ने जयचंद्र प्रकाश की रचना 1224 ईस्वी में की और यह वीर रस का काव्य है, प्रबंध काव्य। मधुकर भट्ट ने जयमयंक जस चंद्रिका की रचना की 1243 ईस्वी जो कि एक प्रबंध काव्य है। सारंगधर कवि ने हम्मीर रासो की रचना की। नल्ल सिंह ने विजयपाल रासो की रचना की। वीर काव्य है यह, 42 छंदों का वीर गीत है इसमें। श्रीधर ने रणमल छंद की रचना 1454 ईस्वी में की जो कि एक वीर रस का काव्य है। 70 छंदों का डिंगल भाषा में वीर गीत है इसमें। तो इस प्रकार देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन कवियों को माना है, इनका रचना काल एवं इनके काव्य का क्या रूप रहा है इसे बताया है। आगे देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, चंदबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि। रामचंद्र शुक्ल चंदबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि मानते हैं।
माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है तथा पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है किसने? रामचंद्र शुक्ल ने, यानी चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हुए और पृथ्वीराज रासो जो कि इनका है हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ये रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। मिश्र बंधुओं ने लिखा है हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है। अब मिश्र बंधुओं ने भी यही माना है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम अगर महाकवि कोई है तो कौन है? चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता व अप्रामाणिकता में विद्वानों के बीच काफ़ी मतभेद है जो कि निम्नांकित है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो को कुछ विद्वानों ने प्रामाणिक रचना मानी है, कुछ लोगों ने अप्रामाणिक माना है, कुछ लोगों ने अर्ध प्रमाणिक अर्थात आधा प्रमाणिक माना है। हम इन विद्वानों को देख लेंगे। प्रामाणिक जिन्होंने माना है पृथ्वीराज रासो को वे हैं श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, कर्नल टाड, इन चारों ने प्रामाणिक माना है। नेट की परीक्षा में ये पूछते हैं कि किन किन लोगों ने इनको प्रामाणिक माना है, ऑप्शन में दिया रहता है। अप्रामाणिक देखिए पृथ्वीराज रासो को कौन कौन मान रहे हैं? रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि यह ग्रंथ क्या है? अप्रामाणिक है। देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, वुलहर, मुरारी दान, इन सब विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसको अप्रामाणिक माना है। अर्ध प्रमाणिक जिन्होंने माना है उनमें हैं मुनि जन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा। ये बहुत महत्वपूर्ण है नेट की परीक्षा के लिए या किसी भी परीक्षा में हिंदी में ये अक्सर पूछा जाता है पृथ्वीराज रासो को लेके कि कौन प्रामाणिक मानते हैं, कौन अप्रामाणिक, कौन अर्ध प्रमाणिक। तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। आपने पहले पढ़ा कि पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग हैं। अब देखिए 68 छंदों का प्रयोग है। मुख्य छंद निम्न है कवित्व, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। चंद बरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है यह प्रश्न कि छप्पय छंद का विशेषज्ञ कौन है? तो चंद बरदाई हैं। आगे देखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है, अर्थात पृथ्वीराज रासो की जो रचना है उसका रचना का रूप क्या है? तो सुख सुखी संवाद है। और इसे किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं कि सुख सुखी संवाद किस में आता है? तो पृथ्वीराज रासो में आता है। डॉक्टर बुलहर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक, जयानक कौन है? कश्मीरी कवि, तो जयानक कृत पृथ्वीराज विजय, और उनकी रचना कौन हुई? पृथ्वीराज विजय। तो कहते हैं बुलहर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित कर दिया। पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई के पुत्र जलहर ने पूर्ण किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पृथ्वीराज रासो को किसने पूर्ण किया? तो चंद बरदाई के पुत्र जलहर ने पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किया था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। बहुत महत्वपूर्ण है पंक्ति जो बच्चन सिंह की है कि पृथ्वीराज रासो क्या है? एक राजनीतिक महाकाव्य है, या कह लीजिए कि राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपति नाल्ल कृत बिसल देव रासो में मिलता है। किसमें मिलता है 12 मासा का वर्णन? नरपति नाल्ल की रचना बिसल देव रासो में। कयामासवद पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय अथवा सर्ग है। यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि कयामासवद किसका समय या सर्ग है? तो पृथ्वीराज रासो का। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बिसल देव रासो को स्वीकार किया है। शुक्ल के आधार पर बिसल देव रासो वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। परमाल रासो में आल्हा उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। किसका वर्णन है? पहले तो आल्हा और उदल उनका नाम है और वे क्या थे? 2 सरदार थे जिनकी वीरता का वर्णन
परमाल रासों में दिया गया है। आल्हा खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। किसने प्रकाशित करवाया था आल्हा खंड को सर्वप्रथम? तो चार्ल्स इलियट ने। आल्हा खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। आल्हा खंड एक वीर गीत काव्य है जिसे बरसात के मौसम में उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। तो इस वीडियो में हमने रासो काव्य के बारे में पढ़ लिया है। आगे की वीडियो में हम विद्यापति के बारे में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे 2-3 बार अच्छे से पढ़िए ताकि ये आपको याद हो जाए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहे। मिलती हूँ अगली वीडियो में विद्यापति के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।